अभी सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजगंज आज के समय में राजनीति का प्रयोगशाला बना हुआ है और इस प्रयोगशाला में सबसे ज़्यादा नेता बाहरी देखे जा रहे हैं। जैसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो एनडीए के नेता हो, भाजपा, जदयू, या महागठबंधन से चले तो कांग्रेस के नेता हो या राजद के नेता हो, इन सभी पार्टी के जो भी वहाँ के नज़दीकी नेता हैं, ये सब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या महाराजगंज में नेता नहीं है, हम बाहरी नेता को क्यों देखें। बाहरी नेता के तौर पे एलिगेशन लगता है कि महागठबंधन में अगर चला जाए तो विशाल जायसवाल, विनोद जायसवाल के पुत्र हैं, इन पे बाहरी होने का आरोप है। नीतीश द्विवेदी, जो कि ये भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, महागठबंधन से ये भी प्रत्याशी के रूप में अपने चुनावी क्षेत्र में लगे हुए, जो कि दरौदा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वर्तमान विधायक बी एस शंकर दुबे, ये भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। इसी क्रम में आपका भी नाम आता है कुंतल कृष्ण, ये भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से नहीं है। तो क्या महाराजगंज के लोकल नेता नहीं है? लोकल नेताओं पे लोगों को विश्वास नहीं होगी जो बाहरी नेताओं को वोट देंगे, अपना नेता बनाएंगे बाहरी लोगों को। महाराजगंज का दर्द मैं उतना ही समझता हूं जितना ये सवाल उठाने वाले लोग समझते हैं, शायद उनसे ज्यादा समझता हूं, क्योंकि वो दर्द समझ करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं दर्द समझ के वहां खड़ा रहता हूं, मैं खड़ा रहा दर्द समझ करके। महाराजगंज आखिर क्यों, जहां पे महाराजगंज हम लोग छोड़ के गए थे, आज भी महाराजगंज वहां क्यों है? आप भी तो सकरा गांव के निवासी हैं, आप भी वहीं के हैं, आप भी पटना में किसी काम से आए हुए हैं, तो क्या आप महाराजगंज के बाहरी हो गए? नहीं हुए ना सत्यप्रकाश जी। तो जब सकरा आप जितना जान रहे हैं उतना ही मैं भी जान रहा हूँ, महाराजगंज के उस बाजार को जितना आप जान रहे हैं उतना मैं भी जान रहा हूँ। कपड़ा पट्टी की गली कहाँ से घुसती है और कहाँ निकलती है वो मुझे भी पता है। तो फिर मैं बाहरी कैसे हुआ? सत्यप्रकाश जी एक बात बताएं। हाँ, पर इस बात पे मुझे दुख होता है कि सकरा के बांध पे आज भी सड़क नहीं है। आप बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। बांध से 300 फीट आगे कालीकरण वाली सड़क है और उस बांध से उतर करके 300 फीट जाने के लिए आज भी सड़क नहीं है। जिस दिन आऊंगा उस दिन उस सड़क को बनवाने का इंतजाम करके आऊंगा सत्यप्रकाश। मेरा कर्ज है, मैं उतार रहा हूं भाई, मेरा कर्ज है, मैं उतार रहा हूं। ये तो नहीं कह रहा हूं ना। हाँ, राजनीतिक पार्टी से हूं, भारतीय जनता पार्टी में एक राजनीतिक जिम्मेदारी है। आप लोगों की शुभकामना से, महाराजगंज के आशीर्वाद से वो जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ, कहता हूँ कि महाराजगंज में और विकास होना चाहिए, सरकार से पूछता हूँ। तो अगर मेरी पार्टी उस विकास को कराने की जिम्मेदारी मुझे ही दे देगी तो मैं तो शहर स्वीकार करूंगा ना। हर व्यक्ति चाहता है जहाँ पे पला बढ़ा है वहाँ पे जब मैं अपने बच्चे को वहाँ लेके जाऊँ तो मैं बताऊँ कि बेटा ऐसे वहाँ था और अब यहाँ ऐसे है। उसे भी कुछ प्राउड फील होगा ना कि मेरे फादर ने कुछ किया है। अपनी उन्हीं यादों को बेहतर बनाने के लिए महाराजगंज में काम कर रहा हूँ। एक आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, आशीष रंजन जी, वो सत्यप्रकाश जी, पहले मैं बता दूं, पहले आप मेरी बात सुने और मैं चाहूंगा आप इसको एडिट नहीं करें। आशीष हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आशीष मेरे छोटे भाई हैं। उनके पिताजी मुखिया हुआ करते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आशीष मेरे छोटे भाई हैं और मैं कामना करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। अब आप आगे सवाल पूछें। उनका हमने सवाल पूछा था, एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया था कि महाराजगंज से कोई बाहरी नेता नहीं चाहिए और एक नेता जी पटना से आ रहे हैं जो कि मर्सिडीज से आते हैं। तो मर्सिडीज वाले नेता ही तो विशेष करके हम लोगों का मंजूर नहीं है। मर्सिडीज से आते हैं, 2.5-3 लाख की घड़ी पहनते हैं और जनता में एक अलग भौकाल दिखाते हैं। तो ऐसे नेताओं की महाराजगंज में जरूरत नहीं है। महाराजगंज में वही नेता होगा जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि जो गाड़ी मेरे लिए सिर्फ चलने का साधन है वो इतनी बड़ी चर्चा की बात है। चर्चा तो मेरी होनी चाहिए ना, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक चलने का साधन है। अब उसी गाड़ी से, जिसको आप मर्सिडीज कह रहे हैं, उसी गाड़ी से मैं तो पोखरा नोनिया टोली के 3 फीट पानी में चला गया था। उसी गाड़ी से भगवानपुर ब्लॉक के अंदर टूटी हुई सड़क जिसपे आप पैदल चलने में आपको दिक्कत होगी, उसके बुनियाद के अंदर तक तो मैं उसी गाड़ी से चला गया था। उसी गाड़ी से कौड़िया, भगवानपुर का कौड़िया का जो हरिजन टोला है, जहाँ पे आज भी सड़क नहीं पहुँच पाई है, पगडंडी पहुँच पाई है, उसी गाड़ी से मैं वहाँ तक चला गया था जहाँ तक सड़क ले गई मुझे। तो मेरे लिए तो गाड़ी
एक चलने का साधन है, और जो मेरे पास है मैं उसी से आऊंगा ना। अब ये तो, हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये बात कहे कि मैंने जो भी मेरे अपने साधन हैं वो मैंने किसी गलत तरीके से अर्जन किया है, तो मैं कटघरे में खड़े होने को तैयार हूं। एक महाराजगंज के सबसे मुख्य सवाल है जो कि पिछले बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर कई समितियां भी बनी हुई है, महाराजगंज जिला बनाओ समिति। इस पे बहुत सारे नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि महाराजगंज जिला बनाया जाए। ऐसी कहाँ अवरुद्ध पैदा हो रही है कि महाराजगंज पर सरकार का ध्यान नहीं जा रही है और जिला बनने में समस्या आ रही है? देखिए सत्यप्रकाश जी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का विषय है। 1991 में, 1991 में, फिर मैं वो दिन याद नहीं दिलाना चाहता, दिन तो 1 अप्रैल का था। लालू प्रसाद यादव और उनकी सरकार ने महाराजगंज को मूर्ख बना दिया। 1 अप्रैल 1991 को लालू जी की सरकार ने महाराजगंज को अनुमंडल घोषित कर दिया। अनुमंडल घोषित होने के बाद अनुमंडल के स्तर की भी सारी सुविधाएं आज तक धीरे धीरे होती आई। जिला बनाना एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का कार्य होता है और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आज तक महाराजगंज अनुमंडल में अनुमंडल अधिकारी का, पुलिस अनुमंडल स्तर के पुलिस अधिकारी का आज तक आवास और उनके कार्यालय नहीं है। आज तक उस पूरे अनुमंडल में एक आईबी नहीं है। अगर महाराजगंज को जिला बनाना है तो उसके लिए चीजें होनी चाहिए। पहले हमें उन चीजों की मांग करनी है। महाराजगंज तो जिला बनेगा ही बनेगा। अब जब आपने बात छेड़ दी है तो सुन लें, महाराजगंज तो जिला बनेगा ही बनेगा, लेकिन महाराजगंज जिला तब बनेगा जब महाराजगंज को जिला बनाने की मांग सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं होकर के एक मजबूत प्रशासनिक मांग होगी। महाराजगंज लोकसभा का मुख्यालय है। महाराजगंज 1991 से सब डिवीजन है। महाराजगंज बहुत बड़ा बाजार है। महाराजगंज में वो सारी चीजें हैं जो एक जिले में होनी चाहिए, और महाराजगंज जिला बनेगा ही बनेगा। पर महाराजगंज को जिला बनने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए पहले नींव होती है, उसके बाद पहला तल्ला बनता है, दूसरा तल्ला बनता है, तब जाके 5वें तल्ले पे आपका आलीशान पेंट हाउस बनता है। वो नींव तैयार हो रही है। महाराजगंज से बस खुल गई, अब वहां बस अड्डा बन रहा है। महाराजगंज में मैंने कहा है सरकार से कि महाराजगंज के एसडीओ साहिबा जिस जगह रहती हैं, अभी चूंकि महिला एसडीओ है, वो जगह गंडक का आईबी है। एसडीओ का आवास तुरंत स्थानांतरित किया जाए, डीएसपी के लिए आवास तुरंत दिया जाए, क्योंकि एक जिले में आईबी और बाकी जगहों की भी आवश्यकता होती है। सरकार को मैंने कहा है, और सरकार ने मुझे जो आश्वासन दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ चीजें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, पर मैं इतना बता सकता हूं कि महाराजगंज में तुरंत कुछ महीनों के अंदर आप एक आईबी भी देखेंगे। महाराजगंज में आप एक बस अड्डा भी देखेंगे। और महाराजगंज में अभी जो सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट है, वहां आप जनरल रजिस्ट्री और हाजत भी देखेंगे, क्रिमिनल कोर्ट भी देखेंगे, फुल फ्लेजेड कोर्ट भी देखेंगे। ये कोर्ट परिसर तक पहुंचने के लिए रास्ता 20 फीट है। 40 फीट अगर वो रास्ता हो जाता तो अभी तक कोर्ट में फुल फ्लेजेड कोर्ट हो सकता था। 40 फीट रास्ता, ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होती है। महाराजगंज में अगर एक संपूर्ण कोर्ट हो जाए तो महाराजगंज के निवासियों को कम से कम 5000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 5000 लोग। अदालत रोजगार का बहुत बड़ा जरिया भी लेके आती है। जब अदालत होती है तो वहां मुवक्किल आते हैं, केस होते हैं, वकील होते हैं, मुवक्किल के साथ परिवार के लोग आते हैं। किसी बाजार को उन्नत करना है, वहां कोर्ट खोल दो, वहां अदालत खोल दो। पुरानी कहावत है, पुरानी कहावत है। किसी इलाके को डेवलप करना है, वहां कोर्ट खोल दो, वहां एक इंस्टीट्यूशन खोल दो। महाराजगंज में कोर्ट भी बहुत जल्दी आएगा और महाराजगंज जिला भी बहुत जल्दी बनेगा। पर जिले की मांग जब तक सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीतिक मांग रहेगी, तब तक जिले बनने की स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। महाराजगंज से आपके ही सांसद हैं, पिछले 3 टर्म से लगातार भाजपा के सांसद हैं और एक ही चेहरा है लगातार बने हुए जनरल सेक्रेटरी। तो जिला बनाने को लेकर आपके सांसद की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती? सांसद आपके क्या कर रहे हैं?
सांसद महोदय वो काम कर रहे हैं जो जिला बनाने के लिए जरूरी है। महाराजगंज रेलवे स्टेशन का विकास आप देख लें, कब हुआ, किसके टेन्योर में हुआ। जिले में एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी तो होना चाहिए। महाराजगंज में आप अंडर पासेस देख लें। महाराजगंज में विकास के जो भी काम हुए हैं वो माननीय सांसद जी की ही देन है। इस बात को कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महाराजगंज के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग, माननीय अभी के विधायक हों, पुराने जनप्रतिनिधि हों, वो लोग अपने काम में बहुत बुरी तरीके से विफल रहे हैं। महाराजगंज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए हैं वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की देन है, और महाराजगंज में जो भी विजिबल विकास का काम हुआ है वो माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की देन है। महाराजगंज से सटे हुए एक और लोकसभा क्षेत्र आता है सारण, जहां से आपके ही पार्टी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। उनके लोकसभा क्षेत्र में हजारों करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, रोजगार पे बात हो रहा है। और यही सटे हुए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है जहां अभी भी स्टेशन, नली गली, सड़क और अंडरपास पे आपकी सांसद महोदय रुके हुए। क्या यही विकास की परिभाषा होती है कि एक सांसद जहां हजारों करोड़ की परियोजनाएं ला रहे हैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में, वहीं आप ही के पार्टी के दूसरे सांसद हैं जो कि 100-150 करोड़ की योजनाएं ला के और उसको विकास की गाथा बता रहे हैं। महाराजगंज को विकसित होने के लिए जिन जिन चीज की आवश्यकता है वो सारे काम हम कर रहे हैं। हमारे सांसद महोदय वो सारे काम कर रहे हैं जो महाराजगंज के विकास की ऊंची इमारत बनाएगा। मैंने पहले भी आपको कहा, ऊंची इमारत जब दिखती है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। हर ऊंची इमारत के पीछे एक मजबूत नींव होती है। और कल आने वाले समय में जब एक विकसित महाराजगंज दिखेगा, महाराजगंज विकसित जिले की तरह नजर आएगा, तो उसमें आज ये किए हुए कार्य यही उसके नींव के पत्थर में मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय दिए। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। हम आपको बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से नई नई अपडेट लाएंगे, नए नए खबर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।